गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ऋण पत्रों के निर्गमन से संबंधित प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। वो जो प्रश्न है वह अति अभिधान मतलब कि जितने ऋण पत्रों को कंपनी निर्गमित करना चाह रही है उससे ज़्यादा आवेदन आना और उस आवेदनों में से भी कुछ आवेदनों को अस्वीकार करना और बाकी आवेदनों के लिए आनुपातिक आवंटन करना, उससे संबंधित ये प्रश्न है। तो प्रश्न पर ध्यान देना। प्रश्न में दिया है विभा लिमिटेड ने निम्नलिखित शर्तों पर 100 रुपये प्रत्येक के 4,009% ऋण पत्र जारी किए। आवेदन पर 20 रुपया, आवंटन पर 20 रुपया, प्रथम मांग पर 30 रुपया, द्वितीय व अंतिम मांग पर 30 रुपया, इस प्रकार की राशि देय है। जनता ने 4,800 ऋण पत्रों के लिए आवेदन दिए। 3,600 आवेदनों को पूर्ण स्वीकार किया गया। 800 आवेदनों के लिए 400 आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया गया तथा 400 आवेदनों को स्वीकार किया। तो कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक पंजी प्रविष्टियां कीजिए। तो प्रश्न समझ में आ गया होगा। 4,000 ऋण पत्रों को कंपनी निर्गमित करना चाह रही है, परंतु जनता ने 4,800 ऋण पत्रों के लिए आवेदन दिए हैं। उन 4,800 आवेदनों में से 3,600 आवेदनों को कंपनी पूर्ण स्वीकार कर रही है। बाकी जो बचे हैं 800 आवेदनों में से 400 आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया गया है, अर्थात 800 में से 400 को हम स्वीकार करेंगे, 400 को अस्वीकार करेंगे और फिर से 400 आवेदनों को स्वीकार किया गया है। तो 800 आवेदनों के लिए 400 आवेदनों को अस्वीकृत किया, 400 आवेदनों को स्वीकार किया। ठीक है, 800 का आधा स्वीकार आधा अस्वीकार है। तो इस प्रकार से प्रश्न दिया है। इन सूचनाओं के लिए आपको प्रविष्टियां देनी है। अभी इस प्रकार के प्रश्न में आपको एक छोटी सी विश्लेषण तालिका बना लेना जरूरी होता है। अगर विश्लेषण तालिका बना लेते हो तो ज़्यादा आसान जाता है प्रश्न सॉल्व होना, या तो फिर कॉमन सेंस इस्तेमाल करना पड़ता है। तो शुरू की 4 प्रविष्टियों को ठीक ढंग से बनाने के लिए, बिल्कुल सही एक्यूरेशन आने के लिए आपको विश्लेषण तालिका बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम बनाते हैं विश्लेषण तालिका। विश्लेषण तालिका के लिए टोटल 6 कॉलम रहेंगे। पहला रहेगा आवेदित ऋण पत्र, दूसरे नंबर का कॉलम रहेगा आवंटित ऋण पत्र, तीसरे नंबर के कॉलम में प्राप्त राशि, चौथे नंबर के कॉलम में स्थानांतरित राशि अर्थात ऋण पत्र में जो स्थानांतरण होगा उस राशि को लिखोगे। फिर 5वें नंबर का कॉलम आधिक्य का मतलब कि अंतर वाला कॉलम और आखिरी कॉलम समायोजन का। इस प्रकार से टोटल 6 कॉलम्स बना लेंगे। तो विश्लेषण तालिका आप बना रहे हो। तो विश्लेषण तालिका के 6 कॉलम्स बन चुके हैं। अभी प्रश्न में जो सूचना थी, पहली सूचना थी आपको जनता ने 4,800 ऋण पत्रों के लिए आवेदन दिए, उसके बाद वाली सूचना पर ध्यान देना है। 3,600 आवेदनों को पूर्ण स्वीकार किया गया। तो आवेदित ऋण पत्रों के कॉलम में हम 3,600 लिखेंगे। 3,600 के ऋण पत्रों को हमने पूर्ण स्वीकार किया, इसलिए उनका आवंटन हो चुका है, इसलिए सेकंड नंबर के कॉलम में 3,600 ऋण पत्र लिखोगे। आवेदित ऋण पत्र जो है वही आवंटित ऋण पत्र है। प्राप्त राशि 20 रुपये आवेदन की दर थी, इसलिए प्राप्त राशि 3,600 गुना 20 मतलब कि कितना, 72,000 रुपया। पहले कॉलम को आप 20 रुपये से गुना करेंगे। आवेदित ऋण पत्रों को 20 से गुना करते हैं तो प्राप्त राशि हो जाती है 72,000। आवंटित ऋण पत्रों को भी कितनी स्थानांतरित राशि है उससे आपको गुना करनी है, मतलब कि 20 रुपये से गुना करोगे तो 3600 गुना 20, ये भी 72,000 होगा। अर्थात 3600 ऋण पत्र आवेदन आ चुके हैं ऋण पत्रों के लिए, 3600 को पूर्णतः स्वीकार कर लिया गया है, इसलिए 72,000 मिल चुका था। 72,000 ही ऋण पत्र खाते में स्थानांतरित होगा, इसलिए कोई अंतर कोई आधिक्य नहीं बचेगा, इसलिए समायोजन भी नहीं होगा। तो ये हो गया पहला सेंटेंस। उसके बाद दूसरा जो सेंटेंस था, 800 आवेदनों के लिए 400 आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया गया और 400 आवेदनों को स्वीकार किया। तो यहाँ पे 800 आवेदन जो आए थे उनको आपने कितने आवंटित किए हैं ऋण पत्र, 400। इसलिए जो रकम आई है 800 गुना 20 करते तो 16,000 रुपया रकम आपको मिली है और 400 गुना 20 करते हैं तो 8,000 रुपये की रकम स्थानांतरित होगी और अर्थात आधिक्य जो अंतर बचा है वो 8,000 का रहेगा। तो यहाँ पे आपने 800 आवेदनों के लिए 400 को स्वीकार किया है, इसलिए जो भी अतिरिक्त जो भी रकम आपके पास बची है उसका आप प्रयोग आवंटन के समय करोगे और इसलिए समायोजन में आपको लिखना है आवंटन के समय समायोजन या तो आवंटन के समय उपयोग। तो इस प्रकार से ये दूसरे नंबर का सेंटेंस हो गया। तीसरे नंबर के सेंटेंस में 400 आवेदनों को आपने पूर्णतः अस्वीकार कर लिया है,
इसलिए 400 जो आवेदन आ चुके थे, आवंटित ऋण पत्र एक भी नहीं है, इसलिए प्राप्त राशि 400 गुना 20 मतलब कि तीसरे कॉलम में 8,000 रुपये लिखोगे। चौथे कॉलम में कुछ भी रकम उसमें से स्थानांतरित नहीं होगा, तो 8,000 रुपये का अंतर अधिक के कॉलम में लिखोगे और इस रकम को आपको लौटाना पड़ेगा, वापस करोगे। तो इस प्रकार से ये समायोजन तालिका या विश्लेषण तालिका तैयार करोगे। तो तालिका समझ में आ गई होगी। तालिका का योग पर ध्यान दो। आवेदित ऋण पत्र में टोटल आवेदन हो गए थे 4,800 रुपये, 800 ऋण पत्रों के। आवंटित ऋण पत्र है 4,000। प्राप्त राशि रहेगी 4,800 गुना 20 मतलब कि 96,000। स्थानांतरित रकम जो भी ऋण पत्र खाते में आप स्थानांतरित करोगे वह रहेगी 4,000 गुना 20 मतलब कि चौथे कॉलम का योग 80,000 आएगा। अधिक आपका टोटल अधिक के बचा है, कितने आवेदन अधिक आ चुके थे, 800 आवेदन अधिक आए थे, इसलिए अधिक के रहेगा 800 गुना 20 मतलब कि 16,000 रुपया। और उसमें से 8,000 रुपये को आवंटन के समय में उपयोग में लाना है और 8,000 रुपये आप वापस करोगे। तो इस प्रकार से विश्लेषण तालिका आप यहाँ पे पहले बना लोगे और इसी तालिका पर ध्यान देते हुए आपको फिर प्रविष्टियां बनानी है। तो सबसे पहली प्रविष्टि फिर विभा लिमिटेड का जर्नल करके जर्नल के कॉलम्स तैयार करोगे। जर्नल के टोटल 5 कॉलम है, तिथि, विवरण, खाता पृष्ठ और विकलन राशि, समाकलन राशि। तो पहली प्रविष्टि, आवेदन पहले प्राप्त होता है, जैसे आपने अंशों के निर्गमन पर ध्यान दिया था उसी प्रकार से ऋण पत्रों का निर्गमन भी किया जाता है और वैसे ही प्रोसेस अपनाई जाती है। तो वही क्रम रहेगा। तो पहले आपको आवेदन की रकम प्राप्त होगी, प्रविष्टि आप करोगे बैंक खाता डेबिट 9% ऋण पत्र आवेदन खाते से। 4,800 ऋण पत्रों पर 20 रुपए की दर से आवेदन राशि प्राप्त होने हेतु करके लिखोगे और रकम कितनी आएगी, 4,800 गुना 20 मतलब कि 96,000 रुपये आपको प्राप्त होगा। ये हो गई पहली प्रविष्टि। आवेदन की रकम आपको पहले प्राप्त हो रही है। उसके बाद जो आवेदन की रकम प्राप्त हुई है उसी में से ही ऋण पत्र खाते में कुछ रकम स्थानांतरित होगी, कुछ रकम का आप आवंटन के समय प्रयोग करने वाले हो और कुछ रकम आप वापस करने वाले हो। विश्लेषण तालिका में इसे आपने स्पष्ट दिखाया है। तो उसी पर ही आधारित आपकी सेकंड नंबर की प्रविष्टि रहेगी और उस प्रविष्टि में आप लिखोगे 9% ऋण पत्र आवेदन खाता डेबिट, 9% ऋण पत्र खाते से, 9% ऋण पत्र आवंटन खाते से और बैंक खाते से करके लिखोगे। जो भी आवेदन पर रकम आपको मिली थी जो पहले प्रविष्टि में दिख रही है उसी को डेबिट में लिख लेना है। 96,000 रुपये डेबिट में रहेगा। 9% ऋण पत्र खाते के क्रेडिट में जितने भी ऋण पत्र आप निर्गमित करना चाहते थे, 4,000 ऋण पत्र आप निर्गमित करना चाह रहे थे और इसलिए 4,000 गुना 20 की दर से 80,000 रुपया 9% ऋण पत्र खाते के क्रेडिट में रहेगा। और आवंटन में आपने जो भी सेकंड नंबर का सेंटेंस विश्लेषण तालिका में दिखाया है, 8,000 रुपया आवंटन के समय समायोजित होगा, वह 9% ऋण पत्र आवंटन खाते में स्थानांतरित होगा। और कुछ जो भी रकम तीसरे सेंटेंस में विश्लेषण तालिका में दिखाई थी 8,000 रुपया वापस, उसे आप बैंक खाते से करके 8,000 रुपया लिखोगे। और इस प्रकार से जो भी आवेदन पर प्राप्त रकम जो थी उसको आप अलग अलग जगह पे समायोजित करोगे। तो ये हो गई दूसरी प्रविष्टि। यही प्रविष्टि इंपॉर्टेंट है। यह प्रविष्टि जिसकी भी बन जाती है उसको फुल नंबर्स मिल जाते हैं। तो अर्थात ये प्रविष्टि इंपॉर्टेंट है। इस प्रविष्टि को बनाने वाला बच्चा सही उसको समझ में आ गया करके माना जाएगा। तो ये हो गया दूसरी प्रविष्टि। फिर अभी तीसरी प्रविष्टि वह कॉमन प्रविष्टि, जैसे अंशों के निर्गमन के समय आवेदन की राशि पहले मिलती है, फिर आवेदन की राशि को आप अंश पूंजी खाते में स्थानांतरित करते थे। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी ऋण पत्रों की राशि पहले मिल चुकी है, उसके बाद हमने ऋण पत्रों की राशि को ऋण पत्र खाते में स्थानांतरित कर दिया है। उसके बाद बारी आती है आवंटन की रकम देय करने की। तो तीसरे नंबर की प्रविष्टि, आवंटन पर रकम आप देय करोगे। प्रविष्टि लिखोगे 9% ऋण पत्र आवंटन खाता डेबिट, 9% ऋण पत्र खाते से। 4,000 ऋण पत्रों पर ही आपको आवंटन देय करना पड़ेगा क्योंकि कंपनी 4,000 ऋण पत्रों का ही निर्गमन करना चाह रही है। इसलिए 4,000 ऋण पत्रों पर 20 रुपए की दर से आवंटन देय होने हेतु करके लिखोगे और 4,000 गुना 20 बराबर 80,000 रुपये रकम लिखोगे। तो इस प्रकार की तीसरी प्रविष्टि होगी। फिर चौथी प्रविष्टि, ये भी इंपॉर्टेंट प्रविष्टि रहेगी क्योंकि आवंटन देय हो चुका है और विश्लेषण तालिका में आपने सेकंड सेंटेंस में दिखाया है 8,000 रुपये आपको अतिरिक्त था आपके पास और वह आवेदन की अतिरिक्त रकम है, उसको यहाँ पे समायोजित करना है। तो चौथी प्रविष्टि में उसका प्रभाव दिखेगा। तो चौथी प्रविष्टि रहेगी बैंक खाता डेबिट 9% ऋण पत्र आवंटन खाते से, ऐसे लिखोगे। और रकम जो आपने देय की थी, आवंटन पर देय रकम में 80,000 रुपये दिखा था, परंतु जो भी आवंटन के समय जो भी आपको अतिरिक्त आवेदन का प्रयोग करना है वो रकम कितनी थी, 8,000।
इसलिए 80,000 में से 8,000 रुपया घटाओगे तो रहेगा 72,000। 72,000 रुपया आवंटन के समय आपको प्राप्त होगी। और इसलिए बैंक खाता डेबिट 9% ऋण पत्र आवंटन खाते से में आपको लिखना पड़ेगा 72,000, 72,000। तो आवंटन की रकम प्राप्त होने तथा अतिरिक्त आवेदन राशि का समायोजन करने हेतु इस प्रकार का स्पष्टीकरण लिखोगे। तो ये हो गई चौथी प्रविष्टि। उसके बाद जो भी जनरल जो भी प्रोसेस थी वैसे ही चलेगी। तो अभी प्रथम मांग देय होगी, तो प्रथम मांग देय होने के लिए 9% प्रथम मांग खाता या प्रथम याचना खाता डेबिट 9% ऋण पत्र खाते से। जो भी 4,000 ऋण पत्रों पर प्रथम याचना देय करोगे 30 रुपए की दर से प्रथम याचना देय होने हेतु करके लिखोगे। 4,000 गुना 30 मतलब कि 1,20,000 रुपया। ये हो गई है पांचवी प्रविष्टि। 9% ऋण पत्र प्रथम याचना या प्रथम मांग खाता डेबिट 9% ऋण पत्र खाते से 1,20,000 रुपया लिखोगे प्रथम याचना देय होने हेतु। फिर उसके बाद प्रथम याचना देय हो गई है, अभी प्रथम याचना प्राप्त होगी। इसलिए 6वें नंबर की प्रविष्टि में बैंक खाता डेबिट 9% प्रथम याचना खाते से या प्रथम मांग खाते से। तो 1,20,000 रुपया प्राप्त होगा। जितनी भी रकम आपने मांगी थी देय की थी उतनी रकम प्राप्त होगी, क्योंकि सभी रकम कितनी प्राप्त हो रही उसके बारे में कोई सूचना नहीं है, मतलब कि सभी रकम यथासमय प्राप्त हो गई ऐसे ही समझोगे। और इसीलिए बैंक खाता डेबिट 9% ऋण पत्र प्रथम मांग खाते से 1,20,000, 4,000 गुना 30 रुपए की दर से। तो ये प्रथम याचना प्राप्त होने हेतु। फिर उसके बाद 7वें नंबर की प्रविष्टि, वही क्रम अभी अपनाया जाएगा जो अंश निर्गमन में अपनाया था आपने। तो नेक्स्ट 7वें नंबर की एंट्री द्वितीय या तो अंतिम मांग देय होगी, और उसके लिए आप लिखोगे 9% ऋण पत्र द्वितीय व अंतिम मांग खाता डेबिट 9% ऋण पत्र खाते से। 4,000 ऋण पत्रों पर 30 रुपए की दर से ही अंतिम मांग देय होने हेतु। तो यहाँ पे भी रकम 1,20,000 रुपये आएगी। और ये अंतिम याचना या तो द्वितीय याचना देय होने हेतु करके स्पष्टीकरण लिखोगे। तो इस प्रकार की 7वीं प्रविष्टि। और फिर 8वीं प्रविष्टि रहेगी, द्वितीय या अंतिम याचना आपको प्राप्त होगी, इसलिए बैंक खाता डेबिट 9% ऋण पत्र अंतिम याचना खाते से या अंतिम मांग खाते से। अंतिम मांग प्राप्त होने हेतु जितनी भी रकम आपने अंतिम याचना के लिए मंगाई थी वही रकम आपको प्राप्त होगी, 1,20,000 रुपया। तो इस प्रकार से ये प्रश्न है। विश्लेषण तालिका पर ठीक से ध्यान देते हो तो ये प्रश्न आपको ठीक ढंग से बनेगा। तो इस प्रकार का ये प्रश्न आपको ठीक से सॉल्व करना है और समझ लेना है। यह आनुपातिक आवंटन वाला प्रश्न है। जितने भी आवेदन आपको मिले थे वह उस आवेदनों की संख्या अधिक थी। अधिक आवेदन अगर मिलते हैं तो उसी को अति अभिदान करके बोला जाता है, और अति अभिदान अगर है तो उसको फिर आनुपातिक रूप से समायोजित करना पड़ता है। आनुपातिक आवंटन होता है। अतिरिक्त आवेदनों को एक तो वापस किया जाता है या तो आवंटन के समय समायोजित किया जाता है, या तो दोनों भी कंडीशंस को अपनाया जाता है। इस प्रश्न में दोनों भी कंडीशंस आपने अपनाई है। कुछ आवेदनों को आपने अस्वीकार किया था, मतलब कि उनकी रकम वापस की है, और कुछ आवेदनों को आपने आवंटन के समय में प्रयोग किया था। अतिरिक्त राशि का उपयोग आपने आवेदन पर प्राप्त अतिरिक्त रकम का उपयोग आपने आवंटन के समय किया था। तो ये दोनों भी कंडीशंस यहाँ पे फॉलो हो चुकी है और इसका प्रभाव आपने प्रविष्टियों में दिखा दिया है। तो इसी प्रकार का ये प्रश्न रहेगा। जो भी ऋण पत्रों के सामने जो दर दी जाती है वह ऋण पत्रों का शीर्षक रहता है, तो उसके लिए आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है मन में। जो भी ऋण पत्र का वो हेडिंग मानकर उसको आपको लिखना है। 9%, 10%, 12%, ऐसे कुछ भी रकम, कुछ भी दर वहां पे दी जा सकती है, तो वह ऋण पत्र का शीर्षक है। अर्थात उसी दर से ऋण पत्रों पर ब्याज मिलता है, परंतु आपको यहाँ पे ब्याज का वगैरह कोई सूचना नहीं लिखनी है, क्योंकि उसका कैलकुलेशन, उसकी गणना कार्य करने के लिए आपको नहीं बोला है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न है, ठीक से समझ लेना है, प्रैक्टिस अच्छी तरह से करना है।